हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। बेंगलुरु में टीम इंडिया जो है ना वो उसने फाइट बैक किया है। इतिहास रचने की तैयारी में टीम इंडिया लगी हुई है और जिस तरीके से 46 रनों पर ऑल आउट हुए उसके बाद जो जवाब टीम इंडिया ने दिया है, 356 रनों की जो है वो बढ़त न्यूजीलैंड ने हासिल की थी। मगर जो कमबैक, जो फाइट बैक टीम इंडिया ने किया है वो काबिले तारीफ है। बल्लेबाजों ने जो है खूंटा गाड़ा है। सबसे पहले आपको स्पोर्ट्स अपडेट दिखा देते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे कि मैच इस वक्त कहां स्टैंड करता है। बेंगलुरु टेस्ट में टीम इंडिया का जबरदस्त कमबैक, फाइट बैक जिसे आप कह सकते हैं, बल्लेबाजों ने किया है। न्यूजीलैंड के स्कोर से अभी भी टीम इंडिया 125 रन जो है वो पीछे है। तीसरे दिन का खेल जो है वो खत्म हो गया और तीसरे दिन टीम इंडिया का स्कोर रहा दिन का खेल खत्म होने तक 231, 3 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद पर विकेट गिरा विराट कोहली का। न्यूजीलैंड को जो है 356 रनों की बढ़त मिली थी क्योंकि टीम इंडिया पहली पारी में सिर्फ 46 रनों पर जो है बंडल आउट हो गई थी और उसके बाद से कैचअप का जो बिजनेस था वो शुरू हुआ। 402 रन जो है वो न्यूजीलैंड ने बनाए, 46 रन टीम इंडिया ने पहली पारी में बनाए थे। 356 रनों की बढ़त मिली मगर जवाब में टीम इंडिया ने 49 ओवर्स में 231 रन बना लिए 3 विकेट के नुकसान पर। 2 दिन का खेल अभी बाकी है। आयुष मेरे सहयोगी मेरे साथ बचे यहां पर हैं स्टूडियो में। आयुष, कहां लग रहा है पॉइज मैच? टीम इंडिया के फेवर में जा सकता है यहां से? क्या नतीजा निकलता हुआ दिख रहा है या फिर ड्रॉ इज द बेस्ट सॉल्यूशन? नहीं, ड्रॉ तो नहीं है, इसका सोल्यूशन तो निकल रहा है। देखिए अभी 2 दिन का मैच बचा हुआ है पूरी तरीके से। इफ बारिश डज नॉट इंटरफेयर, अगर बारिश इंटरफेयर नहीं करती है तो बिल्कुल हम इसका रिजल्ट देखेंगे। और देखिए जिस तरीके से भारतीय टीम ने आज बल्लेबाजी की है, मतलब कमाल का फाइट बैक। आपने नहीं सोचा होगा कि आज दिन का खेल खत्म होने के बाद शायद 231 रन भारतीय टीम आज के आज ही बना देगी। जिस तरीके से इनफैक्ट थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहा कि विराट लास्ट बॉल पे आउट हो गए, वरना जिस पेस पे दोनों बल्लेबाजी कर रहे थे, जिस तरीके से रोहित शर्मा ने शुरुआत दिलाई, यशस्वी भी जब तक थे तब तक बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, बिल्कुल आउटस्टैंडिंग। और मुझे लगता है कि भारतीय टीम के पास अभी बहुत सारे बल्लेबाज बचे हुए हैं और इंटेंट क्या है टीम इंडिया का वो हमने देख लिया ऑलरेडी। और उसी इंटेंट से अगर बल्लेबाजी करते हैं तो 125 रन मैं कहता हूं, अगर लेट से कल ऋषभ पंत आते हैं बल्लेबाजी करने, सबसे पहले मोस्ट प्रोबेबली आना भी चाहिए या फिर केएल राहुल भी आ सकते हैं अगर इंटेंट सही रहा। सरफराज खान एक सेशन और अगर रुक जाते हैं मैक्सिमम, ये 125 रन की लीड आपकी गारंटीड हट जाएगी। एक सेशन में मिनिमम 125 रन टीम इंडिया बना सकती है बहुत आराम से, सरफराज बीइंग देयर ऑन द क्रीज। और उसके बाद भारतीय टीम ने अगर 150 के ऊपर कुछ भी अगर बना दिया तो वो न्यूजीलैंड के लिए बहुत दिक्कत देने वाला है। अनलेस एंड अनटिल बस एक चीज है जो भारत का, न्यूजीलैंड का या WTC के पॉइंट्स टेबल में ये फेरबदल कर सकती है, टीम इंडिया के अगेंस्ट जा सकती है, वो है बारिश। अगर बारिश इंटरफेयर नहीं करती है तो मैं इस मैच का रिजल्ट देखता हूं या तो इंडिया के फेवर में या न्यूजीलैंड के फेवर में। बिल्कुल जी, अगर बारिश इंटरफेयर नहीं करती, बैंगलोर का वेदर अलाउ करता है तो फिर यहां पर नतीजा जो है वो निकल सकता है। वैसे आपको ना एक ग्राफिक्स दिखाते हैं, इंफॉर्मेशन कुछ बताते हैं कि भाई कब कब ऐसा हुआ है कि भारतीय जमीन पर टीम इंडिया को पहली पारी के आधार पर ना 350 से ज्यादा रनों का डेफिसिट मिल गया, दूसरी टीम ने बढ़त ले ली और उसका नतीजा क्या निकला है। ग्राफिक्स डाल दे जी। ये है पहली पारी के आधार पर सबसे बड़ी बढ़त भारत में टीम इंडिया के खिलाफ। 490 रन जो है एक बार बढ़त मिली थी वेस्ट इंडीज को 1958 में। ये मैच वेस्ट इंडीज ने जीता था। 418 रन दक्षिण अफ्रीका को मिली थी अहमदाबाद में 2008 में, जिसमें एबी डिविलियर्स ने बड़ी अच्छी पारी खेली थी। ये मुकाबला जो है दक्षिण अफ्रीका ने जीता था। 380 रन की बढ़त जो है इंग्लैंड को मिली थी चेन्नई में 1985 में। ये मुकाबला इंग्लैंड ने जीता था। अब 356 के 2 स्कोर है। ये 356 जो 1948 में मुंबई में हुआ था, ये टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ था। अब ये फिर 356 रनों की बढ़त जो है विरोधी टीम को भारतीय जमीन पर मिली है, जो न्यूजीलैंड ने बेंगलुरु में किया है। और यहां पर टीम इंडिया इतिहास रच सकती है कि 350 से ऊपर की जो है डेफिसिट खाने के बाद, दूसरी टीम बढ़त लेने के बाद आप यहां से टेस्ट मैच जीत सकते हो कि नहीं जीत सकते पहली पारी में। ये कमाल जो है ना, ये इतिहास टीम इंडिया रच सकती है अगर इसी तरीके से बल्लेबाजी यहां पर होती रहे तो। बिल्कुल कर सकती है। और देखिए टीम इंडिया का जो एटीट्यूड था, बिल्कुल नो डाउट, जब मैच शुरू हुआ हम खुद ये सोच रहे थे कि भाई अगर 350, 356 टू बी स्पेसिफिक, अगर इतना डेफिसिट किसी टीम को मिल जाता है तो क्या उसके बाद वाकई में टीम इंडिया को जीत के बारे में सोचना चाहिए? भैया सोचना चाहिए नहीं चाहिए नहीं पता। मैनेजमेंट जो है, कप्तान जो है, वो सोचने लगे भी हैं। जिस तरीके से फाइट बैक हुआ है, अगर वो विराट कोहली की विकेट नहीं गिरी होती तो शायद न्यूजीलैंड पूरी तरीके से हताश जाती वापस, और कहीं ना कहीं उनके कंधे भी झुके हुए नजर आते कल सुबह भी।
लेकिन दिक्कत की बात यह है कि चौथे दिन न्यूजीलैंड की टीम जो है वो कॉलर थोड़ा सा खड़ा करके आएगी कॉन्फिडेंस में, क्योंकि लास्ट गेंद पर विराट कोहली का वो विकेट मिल गया। वरना जिस तरीके से जिस पेस पे बल्लेबाजी की गई है, कमाल की बल्लेबाजी थी पूरी तरीके से, और 136 रन की एक शानदार पार्टनरशिप होती है और टेस्ट क्रिकेट में मात्र 163 गेंदों में, और इस पार्टनरशिप की बदौलत भारत बहुत ज्यादा फ्रंट सीट पे आ गया। रोहित शर्मा ने वो इंटेंट स्टार्टिंग में ही दिखा दिया, जिस तरीके से उन्होंने ओपनिंग शुरुआत की, और नो डाउट इसमें भारतीय टीम को अब धीरे धीरे अभी तक जहां टीम जीतने के बारे में तो बहुत दूर सोच रही थी, एटलीस्ट इस मैच को एक लेवल पे लेके आया जाए जो बहुत ज्यादा डेफिसिट में चल रही थी टीम इंडिया ने नो डाउट उस डेफिसिट को बहुत हद तक कम कर लिया है। 125 रन है, अगर एक और पार्टनरशिप यहां से भारतीय टीम की लग जाती है और ये डेफिसिट कम हो जाती है 100-150 रन की, हार्डली 100 रन की एक पार्टनरशिप आई, उसके बाद अगर बल्लेबाजों ने 150 प्लस जहां टीम इंडिया ने टारगेट सेट किया, न्यूजीलैंड के लिए चौथी पारी खेलना बहुत मुश्किल होने वाला है। इनकी टीम में बहुत सारे लेफ्ट हैंडर्स हैं, और लुकिंग एट द विकेट, क्योंकि विकेट पे बहुत सारे पैचेस आपको ऑलरेडी नजर आएंगे तेज गेंदबाजों की वजह से, और अभी चौथा दिन है, फिर पांचवा दिन है, और चौथे और पांचवें दिन का विकेट किस तरीके से टर्न करेगा हमने देख रखा है। तो यहां पे तब जाके फाइनली जिस स्ट्रैटेजी के साथ रोहित शर्मा ने ये काम किया था कि भाई हम 3 स्पिनर्स के साथ जाएंगे, वो अब एक्टिवेट हो सकती है अगर बल्लेबाज 150 तक का भी टारगेट अगर दे पाए न्यूजीलैंड को। अभी भी हालांकि न्यूजीलैंड को ही मैं प्लस में रखूंगा, स्पेशली विराट कोहली के उस विकेट के बाद, क्योंकि कल नई गेंद आएगी और सेट बैट्समैन के साथ दोबारा शुरू करना। दिन के आखिरी गेंद पर अगर वो विकेट ना गिरा होता, ठीक है, तो उसके बाद आप ये कह सकते थे कि भाई ये मैच जो है ना 50-50 है, ठीक है, 50-50 नजर आता और न्यूजीलैंड को सोने में दिक्कत होती, रात काटने में दिक्कत होती, मगर वो विकेट विराट कोहली का जो गिरा है ना, उसने चीजों को डिसरप्ट कर दिया, और कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड थोड़ा सा कंफर्टेबल होगा, ठीक है, आराम से सोच सकेंगे न्यूजीलैंड के खिलाड़ी कि चलो अभी हमारे पास 125 रन की बढ़त बाकी है, हम इनको उस पर समेट सकते हैं, 50-60 रन जो बनाने होंगे टाइप वो बना देंगे, ज्यादा कुछ नहीं होगा। मगर अभी भी टीम इंडिया के पास बल्लेबाजी है, ऋषभ पंत हाउ फिट ही इज 100% है कि नहीं है, उस पर निर्भर करता है। ये सारी चीजें ना बहुत निर्भर करती है। मगर एक चीज है, विराट कोहली पे आ रहे हैं, उससे पहले रोहित शर्मा मिस आउट कर गए, मतलब वो बड़ा अनफॉर्चुनेट तरीके से आउट हुए हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं दुख तो हो रहा होगा। स्टार्ट मिल गई थी, लग रहा था कि भाई पॉइज्ड हैं बड़ी पारी खेलने के लिए। बिल्कुल, जिस तरीके से बल्लेबाजी करे थे भाई, कमाल एकदम, 82.54 ये उनका स्ट्राइक रेट है, 52 रन बनाए, और मतलब अनफॉर्चुनेट तरीके से बिल्कुल एक नॉर्मल डिफेंस था, बॉल एकदम से अंदर आ गए, प्ले डाउन हो गए। ये प्रॉपर आप डिलीवरी नहीं कहेंगे, जिसकी वजह से कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिलीवरी किसी ने डाल दी और आपने विकेट खो दिया, आपकी किस्मत खराब। और वो रिएक्शन जो आया था ड्रेसिंग रूम से, इंडियन क्रिकेट फैंस का जो कैमरा जब पैन हुआ क्राउड की तरफ, इनफैक्ट रोहित शर्मा का वो किया ऐसे, वो मतलब ही वाज इन शॉक, ये हो क्या गया, अब ये ऐसे भी आउट होना, ऐसे भी आउट हो जाऊंगा मैं, इस तरीके बिल्कुल ये सोचा नहीं था। और नो डाउट यार बहुत बुरा लगता है जिस तरीके से उन्होंने इंडियन टीम के अंदर ये एक जो जज्बा भर दिया है कि हम हर मैच जीतने के लिए जाएंगे, और 46 रन पे ऑल आउट होने के बाद आप इस तरीके से अगर फाइट बैक कर रहे हैं, ये एटीट्यूड दिखाता है, कैरेक्टर दिखाता है इंडियन टीम का। और बिल्कुल ही मिस्ड आउट ऑन अ बिग चांस, क्योंकि मुझे लगता है कि आज जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, छोड़ने वाले नहीं थे आज, और अगर वो रह जाते तो मुझे लगता है कि तो फिर ये स्कोर और ज्यादा होता, उनकी सेंचुरी कंफर्म हो जाती है बड़े आराम से। अगर विराट कोहली 102 गेंद में 70 रन बना सकते हैं टेस्ट क्रिकेट में, तो अगर ये 102 गेंदें जो बची हैं सरफराज के अलावा, या लेट से सरफराज ने 78 गेंदें खेली, 78 गेंदें, और अगर रोहित शर्मा खेल जाते लेट से, तो बड़े आराम से 100-120 रन पे बैकफुट पर फिर जो है विरोधी टीम नजर आती। चलिए जी, रोहित शर्मा मिस आउट कर गए, विराट कोहली भी मिस आउट कर गए सेंचुरी पर, आखिरी गेंद पर जो है, दिन की आखिरी गेंद पर आउट हो गए, मगर विराट कोहली ने रिकॉर्ड तो बना ही दिया। अब विराट कोहली रन बनाए और रिकॉर्ड ना बने, ऐसा होता नहीं है। रिकॉर्ड क्या बनाया आपको दिखा देते हैं फटाफट से स्क्रीन पर। बेंगलुरु टेस्ट में 70 रन बनाकर जो है विराट कोहली आउट हुए। 53 रन बनाते ही विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट में 9000 रन जो है ना उन्होंने अपने पूरे कर लिए। 116वें टेस्ट मैच में विराट ने अपने 9000 रन पूरे किए। 9000 प्लस टेस्ट रन बनाने वाले वो चौथे भारतीय बल्लेबाज बने हैं, सिर्फ चौथे, ठीक है। इससे पहले ये कारनामा जो है वो सुनील गावस्कर ने किया, सचिन तेंदुलकर ने किया और राहुल द्रविड़ ने किया। इस साल विराट के बल्ले से ये पहला अर्धशतक निकला है टेस्ट क्रिकेट में। अगर आप ऑल फॉर्मेट की बात करेंगे तो T20 वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद ये दूसरा, बिल्कुल ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो 70 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। विराट कोहली की जो कमजोरियां जो स्पिन के खिलाफ और ये वो आज ये जो इस मैच में तीसरे दिन जो है उसका सब नजर नहीं आई, ठीक है। कॉन्फिडेंट खेले, आगे बढ़ के शॉट्स लगाए, कवर ड्राइव अच्छा लगाया। ये कह सकते हैं कि फॉर्म में किंग कोहली आ गए, बहुत आ गए। और आज तो जिस तरीके से खेल रहे थे, मतलब बिल्कुल वो विराट कोहली नजर आ रहे थे, जिस इंटेंट के साथ वो खेलते हैं, जैसा वो खेलते हैं, बहुत शानदार। मतलब इनफैक्ट बहुत सारी शॉट्स थी जो वो यूजुअली नहीं खेलते हैं, और ये शॉट्स जब वो खेलते हैं तो लग जाता है कि हाँ विराट कोहली फॉर्म में है, टच में है।
पीछे फील्डर लगा हुआ था और शॉर्ट बॉल कर रहे हैं, उसके बावजूद उन्होंने कंट्रोल करके उसको लेग साइड में मारने की कोशिश की। ये सब शॉट जब वो खेलते हैं, कवर ड्राइव जब वो परफेक्शन के साथ खेलते हैं, स्पिनर्स को जब थोड़ा सा स्लॉग स्टाइल में एक अपना कलाइयों का इस्तेमाल करके शॉट लगाते हैं, तो समझ में आ जाता है कि विराट अपने टच में है। और आज जिस तरीके से टेक ऑन किया, मतलब स्पिनर्स को बिल्कुल गेम से ही बाहर कर दिया। हालांकि अनफॉर्चुनेट रहे कि लास्ट में स्पिनर ही ने दिन की आखिरी गेंद पे उनको आउट कर दिया, लेकिन फिर भी जब तक थे पूरी तरीके से टेक ऑन किया था, स्पिनर्स को चढ़ने का मौका नहीं दिया। जबकि नो डाउट आपको पता है इस विकेट पे इंडियन कंडीशंस में अगर एक बार स्पिनर्स ने अपनी लेंथ पकड़ ली तो फिर आपको पूरे टेस्ट मैच चाहे कोई सा भी दिन हो लगातार परेशान करते नजर आएंगे। वो चीज नहीं करने दी सरफराज, विराट कोहली दोनों की तारीफ होनी चाहिए। यहां पे जिस तरीके से स्पिनर्स को स्पेशली टेक ऑन किया, कमाल। और भारतीय टीम का इंटेंट भी साफ हो जाता है कि टीम इंडिया इस इंटेंट के साथ ही खेलेगी। और अगर टीम इंडिया को एवरीथिंग गोज वेल तो आप देखेंगे कि कल पूरा दिन कोशिश करनी चाहिए बल्लेबाजी करने की। जी, पूरा दिन अगर बल्लेबाजी कर गए तब तो भारतीय टीम इस मैच को जीत रही है 111%, क्योंकि पांचवें दिन 3 सेशन झेलना इंडियन स्पिनर। स्ट्रैटेजी भी यही होगी कि कम से कम स्ट्रैटेजी भी यही होगी कि 2 सेशन तो कम से कम खेल जाओ। बिल्कुल, ठीक है, तेजी से रन बनाओ, फिर न्यूजीलैंड को डाल दो, ठीक है भाई, आखिरी सेशन में अंदर, और फिर लास्ट का दिन तो है ही। स्ट्रैटेजी भी यही होगी कि भाई इस तरीके से जो है। और पांचवें दिन आपने 3 स्पिनर्स भी रखे हैं, तो आपने इसी दिन के लिए, इसी टाइम के लिए 3 स्पिनर्स खिलाए थे। हो सकता है वो प्लॉय वहां पर काम कर जाए। चलिए जी, यहाँ पर विराट कोहली की तारीफ बनती है। वैसे उनके 15,000 रन भी पूरे हो गए नंबर 3 पर। लोग बोलते हैं विराट कोहली चलते नहीं, टेस्ट क्रिकेट में नहीं चलते, ओवरऑल तो चलते हैं। 15,000 रन उन्होंने नंबर 3 पर बना लिए। किसी भी भारतीय बल्लेबाज ने नंबर 3 पर 15,000 रन नहीं बनाए हैं। चलिए जी, सरफराज की बात करते हैं। युवा खिलाड़ी, मौका मिला, मौके पर चौका लगाने से सरफराज चूकते नहीं है। पहली पारी में 0 पर आउट हो गए थे। यहां पर जो है उसको कवर अप किया, नाबाद है, 70 रन बनाकर नाबाद हैं। 42 गेंदों पर सरफराज ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। यह उनके टेस्ट करियर का, छोटे से टेस्ट करियर का चौथा अर्धशतक है। विराट के साथ मिलकर 136 रन की इन्होंने साझेदारी की। और जैसे मैंने आपको बताया, पहली पारी पे जो 0 पर आउट हुए थे उसको मेकअप किया। बहुत इंप्रेसिव ना, कई बार ऐसा लगता है कि सरफराज खान बहुत इंप्रेसिव नजर नहीं आते, ऑरा नजर नहीं आता। वो लगता है कि भाई वो क्लास नहीं है, मगर काम वो करके देते हैं, इफेक्टिव पूरे हैं। ठीक है, वो बेशक वो स्विफ्टनेस नजर ना आए, वो आपको वो महिला जयवर्धने, संगकारा, विराट कोहली, द्रविड़ वाली क्लास नजर ना आए, मगर काम वो पूरा करके देते हैं। और काम क्या कमाल करते हैं, मतलब आप देखिए कंसिस्टेंसी। चौथा टेस्ट मैच है उनका करियर का और 4 अर्धशतक हो चुके हैं उनके ऑलरेडी। उम्मीद करेंगे कि इस वाले को शतक में कन्वर्ट करें, जैसा कि वो डोमेस्टिक्स में लगातार करते आए हैं। और नो डाउट हम न्यूज रूम में भी बात कर रहे थे, बहुत पॉपुलर खिलाड़ी हो चुके हैं। अब एवरी इंडियन, हर कोई चाहता है कि इनको मौका मिले, हर कोई इनको बेहतर करते देखना चाह रहा है। जिस तरीके की परफॉर्मेंस इन्होंने डोमेस्टिक में की है, और बहुत कमाल के खिलाड़ी हैं ऐसे खिलाड़ी, ऋषभ पंत और मैं कहता हूं सरफराज खान। अगर ये दोनों खिलाड़ी एक सेशन भी टेस्ट क्रिकेट के किसी एक सेशन में रुक जाते हैं तो फिर आप स्कोर देखिए। आप अगर 200 रन कम से कम ये सब दोनों खिलाड़ी मिलकर बता सकते हैं आराम से एक सेशन, अगर दोनों बल्लेबाज टिक जाए तो। इसीलिए मैं उम्मीद यही करूंगा कि अगर भारत को ये टेस्ट मैच भी जीतना है, सरफराज का लंबा खेलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये लंबा खेलते हैं तो ये गेंदें बहुत ज्यादा खाएंगे नहीं, ये लगातार रन बना के आपको देंगे। और आज भी आप देखिए 78 बॉल्स में 70 रन, मतलब टेस्ट क्रिकेट में अमूमन आप इतनी तेज कहां खेलते देखते हैं, किसको खेलते देखते हैं। और 50 रन तो मात्र 30 गेंदों पे, 42 गेंदों पे इनफैक्ट पूरे कर दिए थे, 50 रन। उसके बाद दिन का खेल जब एंड की तरफ आया तो एक बेसिक स्ट्रैटेजी होती है कि आप टाइम को बाय करते हैं, आप कोशिश करते हैं कि बिना रिस्क लिए डिफेंस करें और बस दिन को बिता दें, अब जो होगा कल देखा जाएगा। इस वजह से थोड़ी सी गेंदें ज्यादा हो गई, वरना ऑलमोस्ट 110-15 की स्ट्राइक रेट से लगातार स्ट्राइकिंग कर रहे हैं। 3 छक्के लगा दिए, 7 चौके लगा दिए, और स्पिनर्स का तो काल बने हुए हैं। स्पिनर्स को तो ये मौका ही नहीं देते सेटल होने का, वो भी वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स होते तो शायद बात अलग होती। यहां तो फिर भी एजाज पटेल हैं जिनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस आप नहीं कहेंगे, हालांकि न्यूजीलैंड के टॉप स्पिनर हैं, लेकिन फिर भी जिस तरीके से आप देखेंगे कि टेक ऑन करते हैं स्पिनर्स को, फास्ट बॉलर्स को, अपने शॉट्स खेलते हैं और T20 वाले क्लास दिखाते हैं, जिस तरीके से डरते नहीं अपने शॉट्स खेलने में। कमाल का खिलाड़ी है, बहुत जिगरे वाला खिलाड़ी है, और उम्मीद ये करेंगे कि ये इस बार इस अर्धशतक पे ना चुके। अर्धशतक बहुत हो गया, चौथा अर्धशतक आ गया इनके करियर में, छोटे से ही चौथा टेस्ट मैच है, चौथा अर्धशतक हो गया। इस बार उम्मीद करेंगे कि ये पहला शतक भी हो इनका। बिल्कुल जी, पहला शतक भी हो, ये उम्मीद जो है वो सरफराज से लगी रहेगी। वैसे अगर जिगर जो है इंडिया की तरफ से दिखाया गया तो न्यूजीलैंड की तरफ से भी दिखाया गया। सचिन रविंद्र की बात करते हैं।
सीएसके का हाथ है उनकी कामयाबी में। किस तरीके से है आपको बताते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स ने किस तरीके से रचिन रविंद्र की मदद की और उन्होंने जो है बेंगलुरु में कमाल कर दिया। रचिन रविंद्र ने बेंगलुरु में जो है वो शतक ठोक दिया और रचिन ने 157 गेंदों पर 134 रनों की पारी खेली। 24 साल 335 दिन की उम्र में उन्होंने भारत में जो है वो शतक ठोका है। सीएसके के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में उन्होंने ट्रेनिंग करी, ठीक है, और रचिन रविंद्र के टेस्ट करियर का ये दूसरा शतक है। पहले आगे थे काफी, क्योंकि वो एक क्या कहते हैं अफगानिस्तान से मैच था जो हो नहीं पाया, तो सीएसके के, क्योंकि सीएसके के टीम में शामिल है तो उनका जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है वहां पर जाके उन्होंने स्पिन के खिलाफ जो है भरपूर अभ्यास किया और उस अभ्यास का फायदा ये हुआ कि उन्होंने भारतीय स्पिनर्स की बेंगलुरु में अच्छी खासी धुनाई लगा दी और शतक ठोक दिया। इस तरीके से उन्होंने ये कमाल किया। और वैसे न्यूजीलैंड की तरफ से ना भारतीय सरजमी पर 12 साल के बाद किसी खिलाड़ी ने शतक लगाया, उससे पहले रॉस टेलर ने लगाया था। 113 रन की पारी खेली थी और वो भी बेंगलुरु में ही था, ठीक है। तो ये कमाल जो रचिन रविंद्र ने किया है। थोड़ा सा इनका ना इंडियन कनेक्शन भी है, बेंगलुरु इनको कुछ खास पसंद आता है और ये बेंगलुरु में मेरे ख्याल से इनका दूसरा शतक है, बिल्कुल वर्ल्ड कप में मारा था। हाँ। एब्सोल्युटली, वो वनडे फॉर्मेट में मारा था। हाँ। और ये देखिए स्क्रीन पे 24 साल 355 दिनों में इस शतक लगाया है। सीएसके का नो डाउट बहुत बड़ा हाथ है, जिस तरीके से आईपीएल में आए होंगे, इंडियन कंडीशंस को परखा होगा। वर्ल्ड कप में एक बहुत अच्छा एक डिसेंट टाइम मिला। नो डाउट वर्ल्ड कप छोटा तो था नहीं, बहुत ज्यादा लंबा एक टूर्नामेंट था। उतने दिन आप इंडियन कंडीशंस में रहते हैं, बेंगलुरु के विकेट पे इनका मैच भी हुआ था, तो वहां पे बहुत सारी चीजें हुई जो इंडियन कंडीशन से इनको वाकिफ करती है और ये बहुत कमाल के टैलेंट है। मैंने तो इनको वर्ल्ड कप के टाइम पे ही बोल दिया था कि ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो वंस इन ए जनरेशन टाइप का खिलाड़ी है। ये मैं इनको विलियमसन की लीग का खिलाड़ी मानता हूं। आप देखिएगा जब ये अपना करियर फिनिश करेंगे तो न्यूजीलैंड के टॉप रन स्कोरर्स में और अक्रॉस फॉर्मेट खेलते हैं, क्लीन खेलते हैं, क्लास खेलते हैं। मतलब जिस तरीके के इनकी अप्रोच रहती है बहुत शानदार, कहीं भी ओवर डिफेंसिव नजर नहीं आए, लगातार अपने शॉट्स खेले पूरी पारी में। इसीलिए आप देखेंगे स्कोर कार्ड पे भी नजर डालेंगे तो ये बहुत ज्यादा आपको रुके हुए नजर नहीं है। 157 बॉल में 134 रन बनाए, तो मतलब उससे 80-85 के एग्जैक्टली 85.35 का स्ट्राइक रेट है। तो कहीं भी सेटल होने नहीं दिया किसी भी गेंदबाज को, अपने प्रॉपर शॉट्स खेले, बड़ा कॉन्फिडेंट बंदा है। मैं तो उम्मीद ये भी कर रहा था कि इस बार आईपीएल इनका अच्छा नहीं गया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये सीजन इनका मतलब आउट ब्लास्ट कर जाएंगे। बिल्कुल ऋतुराज का जैसा सीजन रहा था वैसा इनका सीजन रहने वाला है। बट अगेन स्टार्ट ठीक ठाक दी थी, उसके बाद कहीं खो से गए, इनको ड्रॉप भी कर दिया सीएसके ने। लेकिन उम्मीद ये करेंगे कि जिस तरीके के खिलाड़ी हैं आईपीएल में भी शानदार करेंगे और भारत को हमेशा परेशान करते हैं जब भी भारत के खिलाफ खेलने आते हैं। बिल्कुल जी, भारत को परेशान करते हैं और देखना ये कि ये परेशानी जो है अब उससे टीम इंडिया कैसे पार पाती है। ट्रैक पर इंडियन टीम जो है नजर आ रही है। एक कमाल और हुआ है न्यूजीलैंड की तरफ से, उनके गेंदबाज हैं टिम साउदी, गेंदबाज हैं, नोट करिए, ठीक है। अब उन्होंने किया क्या, उस गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में सहवाग से ज्यादा छक्के लगा दिए उन्होंने, ठीक है जी, सहवाग से ज्यादा छक्के न्यूजीलैंड के गेंदबाज ने। टिम साउदी ने बेंगलुरु टेस्ट में 4 छक्के लगाए और टिम साउदी ने 73 गेंदों पर जो है 65 रनों की पारी खेली और साथ दिया यहां पर रचिन रविंद्र का। 103वां टेस्ट मैच है जो साउदी खेल रहे हैं और 93 6 वो लगा चुके हैं। सहवाग ने, जो कि अपनी ताबड़तोड़ अंदाज के लिए जाने जाते थे, उन्होंने 104 टेस्ट मैचेस में 91 जो है छक्के लगाए थे। इसको सही कर लें, ये छक्के है इसमें सबसे ज्यादा छक्के लगाने वालों की लिस्ट में जो है ना 6ठे नंबर पर टिम साउदी आ गए, सहवाग से ऊपर निकल गए। मतलब ये कमाल का रिकॉर्ड, कमाल ही है। मतलब ये तो किसी ने नहीं सोचा होगा। बिल्कुल अनबिलीवेबल। अगर क्रिकेट के अनबिलीवेबल रिकॉर्ड्स की आप बात कर रहे हैं तो मतलब शायद ब्रायन लारा 400 बनाए, कोई और 400 दोबारा बना सकता है। लेकिन ये जो एक रिकॉर्ड है ये बहुत अजीब है। मतलब आपने कब सोचा था कि वीरेंद्र सहवाग जैसा इतना अटैकिंग प्लेयर, उनके छक्कों का रिकॉर्ड टिम साउदी तोड़ देंगे, जो कि गेंदबाजी करते हैं प्रमुखता न्यूजीलैंड की टीम के लिए। भाई कमाल की बात है। हालांकि बहुत लंबा करियर इनका भी हो गया, आज से नहीं, अंडर 19 से पहले से ही खेल रहे हैं। बहुत पुराने खिलाड़ी हैं न्यूजीलैंड के लिए ये, और लीड भी करते थे इसके पहले। पूर्व कप्तान भी आप कहेंगे। श्रीलंका दौरे पर जब डिफीट हुई तो यही कप्तान थे पिछली सीरीज में, फिर इस सीरीज में टॉम लेथम को कप्तान बनाया गया। तो कहीं ना कहीं बड़े सीनियर खिलाड़ी रहे न्यूजीलैंड के लिए। और यही बात है कि देखिए पुछल्ले बल्लेबाजों के पास ये मौका हमेशा होता है कि जब भी वो बल्लेबाजी करने आते हैं उनसे कोई एक्सपेक्ट ये नहीं करता है कि भाई वो बहुत ज्यादा देर रुकेंगे, बहुत डिफेंस करेंगे, बहुत रन बनाएंगे। आप यही एक्सपेक्ट करते हैं कि पुछल्ले बल्लेबाज हैं, बल्ला घुमाएंगे और कुछ रन बनाएंगे और उस चक्कर में आउट भी हो जाएंगे। लेकिन बल्ला घुमाते घुमाते अगर आपने सहवाग का रिकॉर्ड तोड़ दिया है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और बिल्कुल इनको मुझे लगता है कि एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर अब कंसिडर करना ही चाहिए, जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। 100 टेस्ट मैच खेलने के बाद क्योंकि इस पारी में भी आप देखिए इस बार भी 65 रन बना दिए मजाक मजाक में। मात्र 73 गेंदों में
4 छक्के और 5 चौका 89 की स्ट्राइक रेट से, और शायद यही जो रन है ये भारतीय टीम को बहुत ज्यादा परेशान कर सकते हैं आगे चल के टेस्ट मैच में, यू नेवर नो। तो बिल्कुल इनको मेरे हिसाब से तो गेंदबाज नहीं, इनको प्रॉपर एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर तो एटलीस्ट आप कंसीडर कर ही सकते हैं अगर इस तरीके की पारियां खेल सकते हैं, वो भी इंडियन विकेट्स पे। शायद अपने देश में बेसिकली जो काम ना अश्विन इंडिया के लिए करते हैं, बिल्कुल ठीक है, कुछ उस तरीके का रोल जो है ना टीम साउदी जो है वो न्यूजीलैंड के लिए निभाते हैं। मगर ये इंटरेस्टिंग स्टैट्स था कि भाई ये गेंदबाज जो है ना वो टेस्ट क्रिकेट के अंदर वो भी सहवाग से ज्यादा छक्के लगा चुका है। लगभग मैचेस उतने ही हैं, 103 ये खेल रहे हैं, सहवाग ने 104 खेले थे। अजीब बात है, थोड़ा सा हजम करना मुश्किल है, मगर सच्चाई है कि टीम सऊदी ने ये करके दिखा दिया है। चलिए जनाब, इस टेस्ट मैच का नतीजा जो है वो टीम इंडिया के हक में आए, टीम इंडिया इतिहास रचे, हम सबकी उम्मीदें यही हैं। बेंगलुरु में क्या होता है उसका पल पल का अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। इफ वेदर परमिट्स तो ये नतीजा जरूर निकलेगा, और टीम इंडिया ने अगर इसी तरीके से दिलेरी दिखाई, बाकी बल्लेबाजों ने भी इस तरीके से किया, तो जो अभी 125 रन का डिफिसिट है वो जल्दी से खत्म हो जाएगा और टीम इंडिया इस मैच को जीतकर इतिहास भी रच सकती है। हमारी इस खबर पर नजर रहेगी और बाकी सारी खबरें भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। उसके लिए आप प्लीज स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अभी मुझे और आयुष को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय।